Hello everyone, welcome back to the channel We Humanitarian. In this video, we all cover the chapter 6 of the book Human Geography, class 12th, tertiary and quaternary activities. इससे पहले हमने प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ा. प्राइमरी एक्टिविटीज़ में भी हम देखते हैं कि वहाँ पे रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन किए जा रहे हैं. सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है. लेकिन in the case of tertiary and quaternary activities it is totally opposite. टर्शरी और क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ में किसी भी टेंजिबल गुड्स का प्रोडक्शन नहीं हो रहा है. दीज एक्टिविटीज़ बोथ टर्शरी एंड क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू द सर्विस सेक्टर. सर्विस सेक्टर नेम से ही पता चल रहा है कि इस सेक्टर में डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी टू असिस्ट द इकोनॉमी. सर्विस सेक्टर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मैन पावर. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैन पावर होती है. मैन पावर में क्या आ जाएगा, जो लोग वर्क करते हैं इस फील्ड में, उनकी स्किल्स, उनका नॉलेज, उनका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें मैन पावर में आ जाएंगी. एग्जाम्पल स्किल्ड लेबर, स्किल्स, ट्रेंड एक्सपर्ट्स, एक्सपीरियंस, कंसल्टेंट्स, नॉलेज, ये सारी जो है कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ऑफ द सर्विस सेक्टर. जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है it is concerned with production as well as exchange. Tertiary activities is concerned with production and exchange. Production किसी भी goods का नहीं हो रहा है यहाँ पे. It is the provision of services. और provision of services means providing different kind of services in the society. उसके बाद आता है exchange. तो exchange में तीन चीज़ें आती हैं, trade, transport एंड थर्ड वन इज कम्युनिकेशन. ट्रेड में एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. ट्रांसपोर्ट में एक किसी पर्टिकुलर लोकेशन से जो गुड्स होते हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स होते हैं, उनको एक पर्टिकुलर रीजन से दूसरे रीजन में पहुंचाया जाता है फॉर द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड फॉर द कंजप्शन. उसके बाद जो टर्शरी एक्टिविटीज़ है वो डिपेंड करती है स्पेशलाइज्ड स्किल्स पे, एक्सपीरियंस पे, नॉलेज पे. ये हमने पहले ही देख लिया. अब बात करते हैं जो एक्टिविटीज़, जो सर्विसेज टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आते हैं. पहला ट्रेड एंड कॉमर्स. ट्रेड एंड कॉमर्स इज़ बेसिकली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स. बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स इज़ ट्रेड. जो ट्रेड्स होते हैं वो ऑकर होते हैं कुछ प्लेसेस पे, पर्टिकुलर प्लेसेस पे जो है एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है. तो उन प्लेसेस को हम ट्रेडिंग सेंटर्स बोलते हैं. ट्रेडिंग सेंटर्स दो तरीके के होते हैं. पहला रूरल मार्केटिंग सेंटर्स और दूसरा अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स. रूरल मार्केटिंग सेंटर्स विलेजेस में होते हैं, अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स सिटीज़, टाउन्स, एरियाज़ में होते हैं. रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में हमें मोस्टली जो है पीरियोडिक मार्केट्स देखने को मिलते हैं. मूविंग फर्दर, उसके बाद रूरल मार्केटिंग सेंटर्स मोस्टली या इम्पॉर्टेंटली विलेजेस में ही होते हैं. दीज सेंटर्स ऑल्सो नोन एज क्वासी अर्बन सेंटर्स. इनका काम बेसिकली क्या होता है, कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग गुड्स एंड कमोडिटीज़ फॉर द रूरल folk of the particular region, making these centers making available goods as well as services demanded by rural folk of the region. रूरल मार्केटिंग सेंटर्स में हमें सबसे ज़्यादा पीरियोडिक मार्केट्स देखने को मिलते हैं. पीरियोडिक मार्केट्स वो मार्केट्स होते हैं जो कि पर्टिकुलर टेम्पोरल इंटरवल्स पे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं. दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. और जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है या तो वो वीकली होता है या बाई वीकली होता है. वीकली इन द सेंस हमने अपने रीजनल एरियाज़ में देखा होगा कि कहीं किसी पर्टिकुलर रीजन में मंडे को वीकली मार्केट लगता है, कहीं पे फ्राइडे को वीकली मार्केट लगता है. तो दिस टाइप ऑफ मार्केट्स आर नोन एज पीरियोडिक मार्केट्स. रूरल मार्केटिंग सेंटर्स के बाद अर्बन मार्केटिंग सेंटर में स्पेशलाइज्ड अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं. विद दैट many high quality manufactured goods and services and also markets भी provide किए जाते हैं for labor, housing, etc. और services related to educational institutions and professionals is also provided by urban marketing centers. So both rural marketing centers and urban marketing centers both are very important for the trade.
उसके बाद आता है अर्बन मार्केटिंग सेंटर्स में रिटेल ट्रेडिंग। रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स हम उन्हें बोलते हैं जहाँ से जो कंज्यूमर्स होते हैं वो डायरेक्टली अपने जो उनकी नीड्स होती हैं उससे रिलेटेड गुड्स को ऑब्टेन करते हैं। जो हमारे रीजन्स में जितने भी स्टोर्स हैं, जितने भी फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, वो सारे रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स ही होते हैं। बेसिकली जो रिटेल ट्रेडिंग सेंटर्स के जो ट्रेडर्स होते हैं वो होलसेल ट्रेडिंग सेंटर्स पर डिपेंडेंट होते हैं और वो वहाँ से गुड्स को कलेक्ट करके डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इन डिफरेंट डिफरेंट स्टोर्स, और इससे पूरा जो कोऑर्डिनेशन होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का। जैसे मैन्युफैक्चर्ड इंडस्ट्रीज़ में प्रोडक्शन हुआ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का, फिर वहाँ से जो होलसेल ट्रेडर्स हैं वो जो सप्लाई हाउसेस होते हैं वहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को स्टोर करेंगे, फिर वहाँ से डिफरेंट डिफरेंट रिटेल ट्रेडर्स गुड्स को खरीदेंगे और वहाँ से फिर वो कंजप्शन के लिए स्टोर्स के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट होगा। और डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक स्ट्रीट पैडलिंग, एंड कार्ड्स, ट्रक्स, डोर टू डोर सर्विसेज, मेल ऑर्डर, टेलीफोन, ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन्स एंड इंटरनेट, ये एग्जांपल्स हैं नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग हम उन ट्रेडिंग्स को बोलेंगे जिसमें कि स्टोर्स और किसी फिक्स्ड इस्टेब्लिशमेंट्स नहीं होते हैं। जैसे डोर टू डोर सर्विस में किसी भी स्टोर का रोल नहीं होता है। सो दीज आर नोन एज नॉन स्टोर रिटेल ट्रेडिंग। फिर उसके बाद होलसेल ट्रेडिंग। होलसेल ट्रेडिंग कॉन्स्टिट्यूट्स बल्क बिजनेस। इसमें बहुत सारे इंटरमीडियरी मर्चेंट्स होते हैं जो कि होलसेलर ट्रेडर्स और रिटेल ट्रेडर्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट्स करवाते हैं रिलेटेड टू द गुड्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स। और बहुत सारे सप्लाई हाउसेस होते हैं जहाँ पे मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को कलेक्ट किया जाता है। जो होलसेल ट्रेडर्स होते हैं वो क्रेडिट एक्सटेंड करते हैं टू रिटेल स्टोर्स। और जो मोस्टली जितने भी रिटेल स्टोर्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। मीन्स जो रिटेलर होते हैं वो गुड्स लेके आते हैं होलसेलर से विदाउट पेइंग देम। उसके बाद जब वो धीरे धीरे अपने गुड्स को सेल करते हैं उसके बाद उनको पेमेंट करते हैं। सो दैट्स वाई वी से रिटेलर ऑपरेट्स वेरी लार्जली ऑन द होलसेलर्स कैपिटल। ट्रेड एंड कॉमर्स हो चुका है। उसके बाद टर्शरी एक्टिविटीज़ में आता है ट्रांसपोर्ट। सो ट्रांसपोर्ट इट इज़ अ सर्विस बाय विच people, materials, manufactured goods are physically carried from one location to another. In simple words हम कहें तो ट्रांसपोर्ट एक टाइप ऑफ सर्विस है जिसकी जो असिस्ट करता है मूवमेंट ऑफ गुड्स, मटेरियल्स, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, कॉमोडिटीज़ एंड पीपल फ्रॉम वन पर्टिकुलर रीजन टू अनदर। जो पूरा प्रोसेस होता है प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन का, उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है स्पीडी और इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का। सो स्पीडी एंड इफ़िशिएंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम असिस्ट इन द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स। उसके बाद जब हम मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसको 3 मेन चीज़ें इन्फ्लुएंस करती हैं। फर्स्ट किलोमीटर डिस्टेंस, दूसरा टाइम डिस्टेंस, तीसरा कॉस्ट डिस्टेंस। किलोमीटर डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ रूट लेंथ, जो हमें डिस्टेंस कवर करना है उसका जो रूट लेंथ होता है वो इन्फ्लुएंस करता है हमारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को सेलेक्ट करने में। दूसरा टाइम डिस्टेंस, टाइम डिस्टेंस जो टाइम लगेगा ट्रैवल करने पे ऑन अ पर्टिकुलर रूट, वो भी इन्फ्लुएंस करता है। तीसरा कॉस्ट डिस्टेंस, द एक्सपेंस ऑफ ट्रैवलिंग ऑन अ पर्टिकुलर रूट, जो भी एक्सपेंस लगेगा उस पर्टिकुलर रूट पे ट्रैवल करने का, वो भी हमारे सिलेक्शन ऑफ मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट को इन्फ्लुएंस करता है। उसके बाद आइसोक्रोन लाइंस। आइसोक्रोन लाइंस हम उन लाइंस को कहते हैं जो ज्वाइन करती हैं प्लेसेस को, दैट ज्वाइंस प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ द टाइम टेकन टू रीच देम। जैसे यहाँ पे एक पॉइंट है, फिर एक प्लेस ये है, एक प्लेस ये है, तो आइसोक्रोन लाइन क्या होगा, इन दोनों प्लेसेस को ज्वाइन करेंगी बिकॉज इन दोनों प्लेसेस पे जाने पे इक्वल टाइम लगता है। सो आइसोक्रोन लाइंस आर द लाइंस विच ज्वाइंस प्लेसेस इक्वल इन टर्म्स ऑफ टाइम टेकन टू रीच देम। उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपोर्ट, तो मेजर 2 फैक्टर्स हैं। पहला डिमांड, दूसरा रूट्स। तो डिमांड डिपेंड्स ऑन द पॉपुलेशन साइज ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी उतना ज़्यादा डिमांड होगा ट्रांसपोर्ट का। द लार्जर द पॉपुलेशन साइज द ग्रेटर द डिमांड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन। उसके बाद रूट्स, जो पर्टिकुलर रीजन की लोकेशन है, वहाँ का पैटर्न ऑफ ट्रेड है,
क्लाइमेट, वहाँ का लैंडस्केप और जो फंड्स अवेलेबल है ट्रैवलिंग के लिए, दिस ऑल अफेक्ट्स द ट्रांसपोर्टेशन। ट्रेड एंड कॉमर्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया, कम्युनिकेशन, अब बारी है कम्युनिकेशन की। बेसिकली जो हमारा टर्शरी एक्टिविटीज़ है उसमें मेजर हमें ट्रेड एंड कॉमर्स देखना है, फिर ट्रांसपोर्ट, उसके बाद कम्युनिकेशन, टेली कम्युनिकेशन, उसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज लाइक प्रोफेशनल सर्विसेज, पर्सनल सर्विसेज एक्सेट्रा। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन इज ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन बोलें या एक्सचेंज बोले या ट्रांसफ़र बोले, ट्रांसफ़र, ट्रांसमिशन ऑफ वर्ड्स, मैसेजेस, फैक्ट्स एंड आइडियाज़। ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है और एक वाइड लेवल पे भी हो सकता है कम्युनिकेशन। जो इनिशियली होता था कम्युनिकेशन वो वर्बल कम्युनिकेशन होता था, उसके बाद जब राइटिंग का इन्वेंशन हुआ उसके बाद जो मैसेजेस था उसको प्रिजर्व किया जाने लगा, और जो राइटिंग्स होती थी उनको एक प्लेस जो राइटिंग्स की हेल्प से जो कम्युनिकेशन किया जाता था उसमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जो राइटिंग्स होती थी उनको ले जाने में जो एनिमल्स का, विंड का, बहुत सारी जो कम्युनिकेशन जो टोटली होता था वो डिपेंड करता था ऑन ट्रांसपोर्टेशन, जिससे कि हम ट्रांसपोर्ट को हम लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन भी बोलते हैं। तो इनिशियली क्या था, राइटिंग, फिर राइटिंग से ही जो कम्युनिकेशन होता था तो वो कम्युनिकेशन टोटली डिपेंड करता था ऑन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ऑन द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। दैट्स वाई वी टर्म्ड ट्रांसपोर्ट एज लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन। फिर टाइम के साथ टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ, टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट से मोबाइल टेलीफोन्स आए, सैटेलाइट्स आई, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है इंडिपेंडेंट हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। क्योंकि जो पहले था जो राइटिंग्स के थ्रू कम्युनिकेशन होता था वो एनिमल्स, वाटर, रेल, रोड एक्सेट्रा पे डिपेंड करता था, लेकिन जब टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ उसके बाद वो इंडिपेंडेंट हो गया फ्रॉम ट्रांसपोर्ट। उसके बाद जो मोबाइल टेलीफोन का यूज़ करके, सैटेलाइट्स का यूज़ करके हम इंस्टेंट किसी से भी कम्युनिकेट कर सकते थे, अपने मैसेजेस कर सकते हैं, मैसेजेस को फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो वी कैन से दैट कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज़ रिवॉल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन इज़ द रिजल्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी। मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ कम्प्लीटली रिवॉल्यूशनाइज्ड द कम्युनिकेशन। इसमें आता है रेडियो, टेलीविज़न, मास मीडिया, न्यूज़पेपर, इंटरनेट। मोबाइल टेलीफोन से हम पर्सनल लेवल पर कम्युनिकेशन करते हैं, बट वहीं पे रेडियो, टेलीविज़न, मास मीडिया, न्यूज़पेपर और इंटरनेट की हेल्प से हम जो है एक वाइड लेवल पर इजीली कम्युनिकेशन, इंस्टेंट कम्युनिकेशन कर पाते हैं। हम इंडिया में होते हुए भी वर्ल्ड वाइड क्या हो रहा है उसको हम जान सकते हैं। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेली कम्युनिकेशन, दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द टेक्नोलॉजी। उसके बाद आता है सर्विसेज। सो बहुत सारी टाइप्स की सर्विसेज हैं। सर्विसेज में पहली लो ऑर्डर सर्विसेज, हाई ऑर्डर सर्विसेज, प्रोफेशनल सर्विसेज, एंटरटेनमेंट सर्विसेज और पर्सनल सर्विसेज। लो ऑर्डर सर्विसेज में ग्रोसरी शॉप्स और डिफरेंट टाइप के जो स्टोर्स आते हैं वो आ जाएंगे। हाई ऑर्डर सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड स्किल्स से रिलेटेड जो वर्क्स होते हैं वो आएंगे। प्रोफेशनल सर्विसेज में हेल्थ केयर, लॉ, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, इससे रिलेटेड सर्विसेज आएंगी। एंटरटेनमेंट सर्विसेज बेसिकली जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ और सर्विसेज होंगी वो आएंगी एंटरटेनमेंट सर्विसेज में। और पर्सनल सर्विसेज में डोमेस्टिक सर्विसेज आएंगी। डोमेस्टिक सर्विसेज बेसिकली ये जो है अनस्किल्ड लेबर्स परफॉर्म करते हैं, और ये जो पर्सनल सर्विसेज का जो पूरा सेक्टर होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर होता है। यहाँ पे कोई फिक्स्ड वेजेस नहीं होते हैं और ना ही यहाँ पे कोई फिक्स्ड टाइम आवर्स होते हैं ऑफ वर्क। वंस अगेन, लो ऑर्डर सर्विसेज, ग्रोसरी शॉप्स, जो नॉर्मल शॉप्स, रिटेल स्टोर्स होते हैं वो आ जाएंगे। हाई ऑर्डर सर्विसेज में स्पेशलाइज्ड जो एक्सपर्ट्स होते हैं किसी भी फील्ड के वो आ जाएंगे हाई ऑर्डर सर्विसेज में। प्रोफेशनल सर्विसेज में मोस्टली हेल्थ केयर, लॉ, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग एक्सेट्रा रिलेटेड सर्विसेज आ जाएंगी। एंटरटेनमेंट सर्विसेज में रिक्रिएशनल, पर्सनल सर्विसेज में डोमेस्टिक सर्विसेज। उसके बाद आता है टूरिज़्म। और tourism is another type of tertiary activity. So tourism is the world's single largest tertiary activity। और जो tourism होता है वो जो total GDP है उसका 40% tourism contribute करता है। जो tourism है ये enhance करता है the growth of infrastructure industries, retail, trading and craft industries। So
हम कह सकते हैं कि जो टूरिज़्म है उससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत ग्रोथ होता है। फिर जो वर्ल्ड वाइड जो मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट रीजन है उसमें आता है मेडिटेरेनियन कोस्ट, वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, वेरियस माउंटेनियस एरियाज़, जो जो रीजन्स सिनिक लैंडस्केप को सिग्निफाई करते हैं, और वेरियस जो हिस्टोरिक साइट्स हैं वो आ जाती हैं हमारी मोस्ट फेमस टूरिस्ट रीजन्स में। जो टूरिस्ट का अट्रैक्शन होता है किसी भी रीजन के प्रति वो डिपेंड करता है कुछ फैक्टर्स पे। उसपे सबसे पहले आता है क्लाइमेट। तो क्लाइमेट में जो सदर्न यूरोप है और जो मेडिटेरेनियन कोस्टल रीजन है वो सबसे ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है फॉर टूरिज़्म, बिकॉज वहाँ का टेम्परेचर बहुत हाई होता है, वहाँ पे लॉन्ग आवर्स ऑफ सनशाइन होता है, और जो हॉलीडे सीज़न होता है उस टाइम पे वहाँ पे लो रेनफॉल होती है। मोस्टली जहाँ पे ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ के लोग प्रेफर करते हैं इन एरियाज़ में जाना। उसके बाद आता है लैंडस्केप। तो जहाँ का अट्रैक्टिव इन्वायरमेंट होता है लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं वहाँ पे एज अ टूरिस्ट विजिट करना। उसके बाद जो रीजन्स हिस्ट्री और आर्ट से रिलेटेड होते हैं वहाँ पे भी लोग जाते हैं टू सी द इथनिक कल्चर ऑफ दैट एरिया, कल्चर एंड इकोनॉमी। जो वहाँ का लोकल कस्टम होता है उसको देखने के लिए लोग भी फॉर देयर क्यूरियोसिटी जाते हैं। उसके बाद जो वेरियस रीजन्स हैं इन गोवा एंड कर्नाटका वहाँ पे हेरिटेज होम्स भी हैं जो कि असिस्ट करता है बिजनेस को, जिससे कि हमारी इकोनॉमी में भी ग्रोथ होता है। उसके बाद आता है मेडिकल टूरिज़्म। सो मेडिकल टूरिज़्म इज़ दैट when medical treatment is combined with international tourism activity it is known as medical tourism। जब लोग इंटरनेशनल लेवल पे एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाते हैं फॉर द पर्पज़ ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट उसे हम मेडिकल टूरिज़्म बोलते हैं। 2005 की बात करें तो जो टोटल 55,000 पेशेंट्स हैं फ्रॉम यूएसए उन्होंने विजिट किया था इंडिया में फॉर देयर ट्रीटमेंट। और जो इंडिया है वो लीडिंग कंट्री है इन टर्म्स ऑफ मेडिकल टूरिज़्म। और जो हॉस्पिटल्स हैं मोस्टली इन इंडिया, स्विट्ज़रलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया वो सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं मेडिकल सर्विसेज लाइक रीडिंग रेडियोलॉजी इमेजेस, अल्ट्रासाउंड टेस्ट और एमआरआईज मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। ये एमसीक्यू में आ जाता है एमआरआई का फुल फॉर्म, तो रिमेंबर एमआरआई का फुल फॉर्म मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस। अब आते हैं हम अपने क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ पे। टर्शरी एक्टिविटीज़ कर लिया। टर्शरी एक्टिविटीज़ wholly and completely related to the services like trade and commerce, transportation, communication, tourism, telecommunication। इन सारी एक्टिविटीज़ जो है वो टर्शरी एक्टिविटीज़ के अंदर आती हैं। उसके बाद आता है क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ is related to the knowledge। So we can say that these activities are knowledge oriented। It involves collection, production, dissemination of information। ये सेंटर करती है अराउंड रिसर्च डेवलपमेंट, और इसमें इन्वॉल्व होते हैं स्पेशलाइज्ड नॉलेज और टेक्निकल स्किल्स के लोग। इस एक्टिविटी में जितने भी लोग होते हैं उनके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस होता है, नॉलेज होता है, और स्पेशलाइज्ड स्किल्स, दे हैव स्पेशलाइज्ड स्किल्स, knowledge as well as various experience। एग्जाम्पल टैक्स कंसल्टेंट्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, स्टैटिस्टिशियंस, और जो प्रोफेशनल्स होते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, दे कम अंडर द क्वाटरनरी एक्टिविटीज़। क्वाइनरी एक्टिविटीज़, जो क्वाटरनरी एक्टिविटीज़ है वो नॉलेज ओरिएंटेड है। उसमें जितना भी एजुकेशन से रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं, टैक्स कंसल्टेंट्स हैं, वो आ जाते हैं। क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में जो हाईएस्ट लेवल पे जो डिसीजन मेकर्स हैं वो आते हैं, जिसमें कि मोस्टली ब्यूरोक्रेट्स वगैरह हो गए, वो क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। दिस एक्टिविटीज़ फोकस ऑन क्रिएशन, रीअरेंजमेंट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यू एंड एग्जिस्टिंग आइडियाज़। इसमें डाटा इंटरप्रिटेशन होता है, यूज़ एंड इवेल्युएशन होता है न्यू टेक्नोलॉजीज़ का। एग्जाम्पल में सीनियर बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, रिसर्च साइंटिस्ट एंड फाइनेंशियल एंड लीगल कंसल्टेंट्स, ये सारे क्वाइनरी एक्टिविटीज़ में आते हैं। उसके बाद आते हैं हम लोग आउटसोर्सिंग में। तो आउटसोर्सिंग जो है वो जो होता है उसमें जो कंट्रीज़ होती हैं वो दूसरी कंट्रीज़ में जाती हैं और लोगों को जॉब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती हैं। आउटसोर्सिंग क्रिएट्स न्यू जॉब्स, और मोस्टली जो न्यू जॉब्स होती हैं वो रिलेटेड टू कॉल सेंटर्स होते हैं। जो आउटसोर्सिंग जो कंट्रीज़
एक्सटेंड करती हैं वो मोस्टली उन कंट्रीज़ में करती हैं जहाँ पे चीप और स्किल्ड लेबरर्स अवेलेबल होते हैं। जहाँ पर चीप और स्किल्ड लेबरर्स अवेलेबल होते हैं वहाँ पे कंट्रीज़ आउटसोर्सिंग करती हैं। मोस्टली डेवलपिंग कंट्रीज़ में हमें देखने को मिलता है, बिकॉज़ ये जो है आउट माइग्रेटिंग कंट्रीज़ होते हैं, यहाँ के लोग दूसरे कंट्रीज़ में माइग्रेट करते हैं फॉर द जॉब्स। इसका एक डीमेरिट भी है, जो आउटसोर्सिंग जो कंट्रीज़ इनिशिएट करती हैं वहाँ के जो यूथ होते हैं वो अनसेटिस्फाइड होते हैं, बिकॉज़ उन्हें लगता है कि उनकी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बाहर के लोगों को मिल रही हैं। आउटसोर्सिंग में 2 चीज़ें आ जाती हैं, केपीओ एंड बीपीओ। केपीओ नॉलेज प्रोसेसिंग आउटसोर्सिंग, और जो बीपीओ है वो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग। नाम से ही पता चल रहा है, केपीओ जो है वो नॉलेज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता है, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, ई लर्निंग, उसके बाद बिजनेस रिसर्च, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिसर्च, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सेक्टर, लीगल प्रोफेशन एंड बैंकिंग सेक्टर। और वहीं पे जो बीपीओ है, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, उसमें आईटी आता है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्सेज, कस्टमर सपोर्ट, कॉल सेंटर सर्विसेज और इंजीनियरिंग एंड other activities also come under BPO. The last topic of the chapter, digital divide. जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो टेक्नोलॉजी होती है वो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल लेवल पे अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट है। कहीं पे आईटी का डेवलपमेंट ज़्यादा हो चुका होगा, ज़्यादा असेसिबल होगी आईटी, कहीं पे एकदम ही असेसिबल नहीं होगी, कहीं पे मॉडरेट लेवल पे असेसिबल होगी। सो इट इज़ अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। देयर आर मैनी सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक डिफरेंसेस बिटवीन कंट्रीज़, और विद इन कंट्रीज़ भी बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं। कहीं पे ज़्यादा डेवलपमेंट होता है आईटी सेक्टर का, कम्युनिकेशन सेक्टर का, कहीं पे बहुत कम होता है। इन टर्म्स ऑफ आईसीटी, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं वो वेरी मच अहेड होती हैं, बहुत फॉरवर्ड होती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ के। इसी को हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। जो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है आईसीटी का, इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का, उसी अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन को हम डिजिटल डिवाइड बोलते हैं। जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो आईसीटी के टर्म्स में बहुत फॉरवर्ड हैं, वहीं पे जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो बहुत पीछे हैं। और जो डिजिटल डिवाइड है वो बस ग्लोबल लेवल पे एग्जिस्ट नहीं करता है, वो विद इन कंट्रीज़ भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि इंडिया में ही बहुत सारी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं, वहाँ पे आईसीटी का डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा लेवल पे है, वहीं पे जो रूरल पेरिफेरल रीजन्स है वहाँ पे बहुत कम डेवलपमेंट हुआ है आईसीटी सेक्टर का। सो दिस इज़ द डिजिटल डिवाइड। इसके साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू वेरी मच। कीप शाइनिंग, कीप लर्निंग।